नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भूतिया टॉक चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहरी दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें भूत प्रेत, अजीब घटनाओं और रहस्यमय दुनिया में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हर हफ्ते हम आपको सुनाएंगे डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी विचित्र बातें और ऐसी ही कई अजीब और गरीब और खौफनाक अनुभव। अगर आप डर के शौकीन हैं और ऐसी कहानियों को सुनने का रोमांच चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मनोज एक साधारण ट्रक ड्राइवर था, परिश्रमी, सीधा साधा और अपने काम से काम रखने वाला। उम्र कोई 35 साल, रंग सांवला, आंखों में थकावट की गहराई और माथे पर जिम्मेदारियों की झुर्रियां। वह पिछले 15 सालों से उत्तर भारत के बीहड़ों में ट्रक चला रहा था। लकड़ियां, सीमेंट, राशन से लेकर पेट्रोल के टैंकर तक खींचता रहा था। पर उस रात कुछ अलग था। उस रात उसे एक दूरदराज गांव से लकड़ियों की खेप लेकर अगले कस्बे तक जाना था। रास्ता 20 किलोमीटर लंबा, मगर पूरा जंगल के अंदर से होकर जाता था। उस पर रात के 2 बज रहे थे और आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। मनोज को अजीब बेचैनी हो रही थी। उसने सिगरेट सुलगाई और खिड़की से बाहर घना जंगल देखने लगा। पेड़ों के झुरमुट में कहीं कहीं धुंध जमी थी। ट्रक की हेडलाइट्स जैसे ही जंगल के भीतर पड़ती, पेड़ किसी भूतिया परछाई की तरह दीवार पर नाचते लगते। उसने रेडियो ऑन किया, पर सिग्नल नहीं था। मोबाइल में नेटवर्क गायब था। उस पर पेट्रोल पंप भी मीलों दूर। मनोज ने ताक पर लटकती मां की तस्वीर को देखा, जैसे वो कह रही हो, होशियार रहियो बेटा। रास्ता घुमावदार था। ट्रक धीरे धीरे उबड़ खाबड़ पगडंडी पर रेंगता जा रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कुछ काले साए हेडलाइट की चमक में पेड़ों के पीछे से झांक रहे हैं। उसने ट्रक की खिड़की से बाहर झांक कर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। बस झींगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की टेर। पर यह सब मनोज के लिए नया नहीं था। वो इन वीरानों का अनुभवी ड्राइवर था। उसने खुद को तसल्ली दी कि जंगल में ऐसे गुमनाम साए मन के वहम होते हैं। लेकिन फिर भी गियर बदलते हुए उसकी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। मनोज की नजर अचानक सड़क के उस मोड़ पर पड़ी, जहां एक पुरानी टूटी हुई मील की पत्थर जैसी आकृति थी। उसके ऊपर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा था, यहां लौटकर मत आना। मनोज ने आंखें मिचमिचाकर देखा, पर ट्रक के झटके से दृश्य ओझल हो गया। उसने अपने आप से बड़बड़ाया, कोई शरारती लड़का होगा, डराने के लिए लिख दिया होगा। मगर मन ही मन उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके साथ ट्रक के केबिन में ही बैठा हो। पर जब वो पीछे मुड़कर देखता, तो उसे सिर्फ खाली सीट नजर आती। रात के 2:30 बज चुके थे। दूर दूर तक कोई इंसानी रोशनी नहीं थी। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की सड़क पर घिसटती आवाज ही जंगल की खामोशी को चीर रही थी। तभी एक धुंधली आकृति सड़क पर आई, सफेद साड़ी में लंबे उलझे बालों वाली कोई औरत। मनोज ने अचानक ब्रेक मारे। ट्रक के टायर घिसते हुए चीख उठे। ट्रक रुक गया, पर औरत वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगारों से भरी हों। वह धीरे धीरे ट्रक के बोनट के ऊपर झुकने लगी। मनोज के सीने पर मानो पत्थर रख दिया गया हो। उसने आंखें मली, पर जैसे ही उसने फिर देखा, वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी, सिर्फ धुंध और पत्तों की सरसराहट। मनोज की सांस तेज चलने लगी। उसने खिड़की के कांच चढ़ाए, पर उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट घुलने लगी, जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, मनोज, मनोज, तू क्यों लौटा इस रास्ते? उसने हड़बड़ाकर ड्राइविंग सीट पर खुद को पीछे खींचा। उसने इंजन को और जोर से गरजाया और क्लच दबाकर ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन उसके कानों में वो आवाज अब भी गूंज रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स अब सड़क के बीच एक चमकदार परछाई को दिखा रही थीं। वो फिर वही औरत थी। इस बार वो ट्रक से बस कुछ ही फुट दूर खड़ी थी। उसके होंठ हिले, मगर आवाज नहीं आई। फिर वो अचानक सड़क से गायब हो गई। कोई चीख, कोई शोर नहीं, बस हवा में एक सड़ान जैसी गंध भर गई। मनोज अब बुरी तरह घबरा चुका था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। उसे अपने दाएं तरफ अचानक वही आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ट्रक के साथ साथ भाग रहा हो, कभी बाईं खिड़की से झांकता, कभी दाईं तरफ से। उसने डर के मारे एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक उफनती नदी की तरह जंगल में दौड़ने लगा। पर तभी ट्रक की हेडलाइट्स ने आगे जो दिखाया, उसने मनोज की रीढ़ को बर्फ कर दिया।
सड़क खत्म। ट्रक के आगे गहरी खाई थी और एक टूटे हुए पुल के खंडहर। मनोज ने जान बचाने के लिए ब्रेक खींचे। ट्रक के टायर घिसे, मिट्टी उड़ी और ट्रक रुक गया। मनोज ने गहरी सांस ली। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। चांद अब बादलों के पीछे छुप गया था। अंधेरा और घना हो गया था। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके ट्रक के बोनट पर चढ़ गया हो। किसी के नाखून खरोंचते हुए आवाज कर रहे थे। ट्रक की बॉडी कांप रही थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज उसके ऊपर रेंग रही हो। मनोज ने कांच से देखा। कुछ नजर नहीं आया, लेकिन खरोंचने की आवाज और तेज हो गई। वो अब ट्रक के ऊपर से उसके केबिन की छत तक पहुंच गई थी। मनोज ने घबराकर अपनी जेब से मां का ताबीज निकाला और सीने से चिपका लिया। उसकी आंखों के सामने अब वो साया उतर रहा था। उलझे बाल, सफेद चिथड़े कपड़े और वो आंखें, उनमें न जीवन था न मृत्यु, सिर्फ भूख थी, इंसानी आत्मा को खा जाने की भूख। मनोज के कांपते हाथ स्टीयरिंग व्हील को जकड़े थे। दरवाजे पर उस साये का धुंधला चेहरा अब कुछ साफ दिख रहा था। उलझे बालों के पीछे से उसके सूने गड्ढे जैसी आंखें सीधे मनोज की आंखों में उतर रही थीं। ट्रक के कांच पर उसके नाखूनों की खराशें किसी पुरानी कब्र पर लिखी चेतावनी जैसी लग रही थी, जैसे कह रही हों कि यहां लौटकर मत आना। मनोज ने गर्दन मोड़ी, सीट के पीछे रखी लोहे की रॉड को पकड़ लिया। उसके हाथ में हिम्मत नहीं बची थी, पर वह जानता था कि वो ऐसे बैठे बैठे इस साये को ताकते हुए मर नहीं सकता। उसने गहरी सांस ली और ट्रक के दरवाजे को भीतर से ठेल दिया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा के साथ एक सड़ांध की लहर उसके चेहरे पर आ गिरी, जैसे किसी जले हुए शव की दुर्गंध हो, पर वहां कोई नहीं था। ट्रक का बोनट सूना था, सड़क वीरान। सिर्फ उसके टायरों के पास कुछ जली हुई राख जैसी चीज उड़ रही थी। वह झुका और देखा तो राख में काले बाल उलझे थे। मनोज को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में नाखून गड़ा दिए हों। उसने वो बाल झटक दिए और चारों तरफ देखा, पर कहीं कोई साया नहीं था। मनोज ने ट्रक का बोनट खोला। इंजन की भाप उड़ रही थी। उसका अनुभव कहता था कि इंजन में कुछ नहीं बचा, वो दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। उसने अपनी टॉर्च निकाली और सड़क के उस मोड़ तक रोशनी डाली। जंगल अब और भी घना लगता था। दूर पेड़ों के बीच कुछ चमकती आंखें नजर आईं, जैसे कोई जानवर हो, पर वो आंखें बहुत ऊंचाई पर थीं, पेड़ों की शाखाओं से भी ऊपर। मनोज ने झटके से टॉर्च बंद कर दी। उसने सुना था कि जंगल में कई बार वही दिखता है जो नहीं होता, और कई बार जो होता है वो दिखता नहीं। वह वापस केबिन में बैठा। ठंड बढ़ गई थी, पर माथे से पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने डैशबोर्ड पर मां के ताबीज को फिर से पकड़ा और बुदबुदाया, मां, मुझे बचा ले, मैं इस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं आऊंगा। तभी उसे याद आया, यही सड़क थी जहां 8 साल पहले एक पुराना हादसा हुआ था। उसी गांव का एक और ट्रक ड्राइवर, नाम था सूरज, वो भी लकड़ी लाद कर इसी जंगल से रात को गुजर रहा था, पर उसका ट्रक खाई में गिरा मिला। उसकी बॉडी खिड़की पर उलझी थी, आंखें खुली थीं और बाल उसी तरह बिखरे हुए थे जैसे उस साये के। गांव में कहते थे, सूरज की मौत हादसा नहीं थी, उस पर किसी चुड़ैल की नजर थी। मनोज को अब अपने पांव के नीचे कुछ अजीब लगा। उसने नीचे देखा तो ट्रक के फर्श पर पानी रिस रहा था, पर यह पानी नहीं था। उसकी उंगली जैसे ही उस तरल को छुई, काला, गाढ़ा, बदबूदार, मानो खून हो जो कहीं से टपक कर केबिन में इकट्ठा हो रहा हो। उसने ऊपर देखा, केबिन की छत में कोई दरार नहीं थी। फिर ये कहां से आ रहा था? उसने दरवाजा खोलकर नीचे छलकता खून देखा। सड़क पर वो काला तरल एक पगडंडी की तरह जंगल के अंदर जा रहा था। मनोज के अंदर कुछ टूटा। डर अब गुस्से में बदल रहा था। उसने जेब से बीड़ी निकाली, माचिस जलाई और उस काले तरल पर फेंक दी, पर आग बुझ गई, मानो किसी ने उसे निगल लिया हो। तभी उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, पर उसकी पीठ पर जमी धूल में साफ 2 उंगलियों के निशान थे, गीले, काले और ठंडे। उसने कांच में खुद को देखा, पर उसकी आंखों में अब अपनी ही परछाई नहीं दिख रही थी, बल्कि कोई और चेहरा उसके पीछे खड़ा था। मनोज ने फिर बोनट बंद किया, ट्रक से उतरा और उस पगडंडी पर चलने लगा जहां काला तरल गायब हो रहा था। जंगल में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ जैसे जमीन उसके कदमों के नीचे धड़क रही हो। हर कदम पर पत्ते कराहते, डालियां चरमराती, जैसे कोई अदृश्य आंख उसे देख रही हो। दूर किसी पुराने खंडहर का ढांचा दिखाई दिया, शायद कोई जर्जर झोंपड़ी थी। वो झोंपड़ी की तरफ बढ़ा।
उसके दरवाजे पर वही शब्द लिखे थे जो उसने सड़क के पत्थर पर देखे थे। यहां लौटकर मत आना। मनोज ने भीतर झांका। घुप्प अंधेरा, लेकिन बीचों बीच एक टूटी चारपाई पर उलझे बालों का गुच्छा और अधजला झोला पड़ा था। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर सैकड़ों हथेलियों के निशान थे, जैसे किसी ने ताजा खून से छापे हों। चारपाई के पास एक बूढ़ी औरत की तस्वीर दीवार से लटकी थी, वही चेहरा जो उसे ट्रक के शीशे में दिखा था। तभी झोंपड़ी के कोने से उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। मनोज, तू क्यों लौटा? वो झटके से पीछे हटा, पर अब झोंपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। हवा रुक गई थी, पत्तों की सरसराहट बंद, झींगुरों की आवाज गायब। जंगल जैसे सांस रोककर खड़ा था। झोंपड़ी के अंदर से अब वो साया रेंगता हुआ चारपाई से नीचे उतर रहा था। उसकी रीढ़ मुड़ी हुई, हाथ घुटनों तक लंबे और बाल रेंगते हुए जमीन पर फैलते जा रहे थे। मनोज ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। साया उसके इतने पास आ चुका था कि उसकी सांसों की सड़ांध मनोज की नाक में उतरने लगी। वो साया अब सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी जीभ काली और लंबी थी, उस पर सूखी राख और पत्ते चिपके थे। तू वही है ना मनोज, जिसने सूरज की चीखें नहीं सुनी थी उस रात? मनोज की आंखों में एक पुरानी याद कौंध गई। सूरज की मौत के अगले दिन उसने ट्रक को खींचने का ठेका लिया था। गांव वालों ने कहा था कि सूरज को जंगल की चुड़ैल पकड़ ले गई थी, लेकिन मनोज ने कभी यकीन नहीं किया। उसने बस उस ट्रक के पुर्जे सस्ते दामों में बेच दिए थे। शायद वही उसका पाप था, और अब वो पाप उसी की नसों में उतर रहा था। साया अब उसके और करीब आया। उसकी आंखों में सूरज की काली परछाई तैर रही थी। तू क्यों लौटा मनोज? झोंपड़ी के बाहर अचानक एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। कहीं दूर कोई जंगली कुत्ता भूंकता हुआ भागा। मनोज ने हिम्मत जुटाई। उसने जेब से मां का ताबीज निकाला और उस साए की तरफ फेंका। ताबीज जैसे ही जमीन पर गिरा, झोंपड़ी की दीवारें हिलने लगी। साया चीखने लगा, पर वो आवाज इंसानी नहीं थी। दीवारों की हथेलियां अब साए से खून पीने लगी थीं, पर साया अब भी मनोज की तरफ बढ़ रहा था। झोंपड़ी की दीवारें अब भी हिल रही थीं। हथेलियों के काले निशान मानो दीवारों से निकलकर मनोज के बदन पर चिपकने की कोशिश कर रहे थे। सामने वो साया अब इंसानी शक्ल से ज्यादा किसी छाया जैसा दिखने लगा था। सूरज की जलती आंखें, झुलसे होंठ और गर्दन में झूलती जीभ। साया रेंगते हुए मनोज की तरफ बढ़ रहा था। उसके पैरों के नीचे से जैसे धरती खिसक गई हो। मनोज ने अपनी पूरी ताकत से पैर खींचे और वो झटके से झोंपड़ी से बाहर गिरा। ठंडी हवा ने जैसे उसकी बेहोशी काट दी। उसने देखा, सामने वही पगडंडी फिर से जंगल के भीतर जाती दिखी, पर इस बार रास्ता उस तरफ था जहां उसका ट्रक नहीं, बल्कि सूरज का टूटा ट्रक खड़ा था। मनोज की धड़कन तेज हो गई। उसे अब याद आया कि 8 साल पहले जब सूरज का ट्रक खाई में गिरा था, लोग कहते थे कि उसका ट्रक रात के अंधेरे में अब भी चलता है। उसी झोंपड़ी के पीछे से एक वीरान रास्ता है, जहां उसकी अधजली बॉडी ट्रक के बोनट पर उलझी हुई दिखती है। वो कहानी उसे कभी हंसी जैसी लगी थी, लेकिन आज वो खुद उस सच को अपने सामने देख रहा था। उसने झोंपड़ी के पिछले हिस्से से झांक कर देखा। टूटी झाड़ियां और झुके हुए पेड़ों के बीच सच में एक खंडहर नुमा ट्रक खड़ा था। बोनट पर सूखे खून के निशान, केबिन के शीशे टूटे हुए और भीतर की सीट पर कोई परछाई हिल रही थी। मनोज का दिमाग अब भी इसे सपना मानना चाह रहा था, पर उसके कदम जैसे किसी अदृश्य रस्सी से बंधकर ट्रक की तरफ खींचते चले गए। वो ट्रक के पास पहुंचा। उसके जंग लगे दरवाजे पर उंगलियों के ताजे खरोंच थे। उसने कांच में झांका। सीट पर सूरज की लाश बैठी थी। गले से आधी खाल उतर चुकी थी और आंखें फटी हुई, पर उसकी तरफ देख रही थी। मनोज के मुंह से चीख निकलते निकलते रुक गई। सूरज की लाश के होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। मनोज, कितनी बार कहा था, मत बेचना मेरी ट्रक की लाश को। वो शब्द हवा में नहीं, मनोज के कान के भीतर गूंज रहे थे। उसने आंखें मींच लीं, पर आंखें बंद होते ही उसे वो रात दिखने लगी। वो रात जब सूरज के मरने के बाद उसने गांव वालों से चोरी छिपे सूरज के ट्रक को पुर्जों में कटवा दिया था। कबाड़ खाने में उसका इंजन बेचा था और बाकी का लोहा अपनी जेब भरने के लिए रद्दी में तौल दिया था। उसे लगा था इस धंधे में कोई पाप नहीं, सब इसी तरह करते हैं, पर उसने एक लाश को बेच दिया था।
और वो लाश आज उसे अपने पाप का ब्याज लेने वापस बुला रही थी। सूरज की लाश अब सीट से सरकती हुई दरवाजे तक आई। उसका एक हाथ दरवाजे पर रेंग गया। बर्फीली हवा में वो सड़ा मांस जैसे मिट्टी की बांस छोड़ रहा था। मनोज ने दौड़ने की कोशिश की, पर उसके पैरों में जान ही नहीं बची थी। उसकी आंखों के सामने सूरज की सड़ी जीभ लटकती रही। फिर वो धीरे से बुदबुदाया, चल ट्रक चला, अब मेरी मंजिल पूरी कर। और तभी ट्रक का इंजन बिना चाबी के गरज उठा। मनोज ने अपनी कांपती उंगलियां सीट के नीचे डाली। वही पुराना सूरज का ताबीज वहां रखा था, काले कपड़े में लिपटा हुआ। उसने उसे उठाया तो जैसे हाथ में अंगारे भर गए। ताबीज गर्म था, जैसे कोई उसे सुलगा रहा हो। उसने डरे हुए हाथों से ताबीज को सूरज की लाश पर फेंक दिया। लाश से धुआं उठा, पर चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था। ट्रक की हेडलाइट अपने आप जली और दूर उस सुनसान पगडंडी को रोशन करने लगी। मनोज ने देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर सड़क के उस मोड़ पर खड़ी थी। उलझे बाल, बुझती बुझती लाल आंखें। उसके होंठ हिले, पर इस बार वो सूरज नहीं, किसी और की आवाज थी, चुड़ैल की आवाज। मनोज, अब तेरा ट्रक भी इसी रास्ते से गुजरेगा। तेरे पहियों से लहू बहेगा, तेरे इंजन में आत्माएं जलेंगी। मनोज के अंदर की बची खुची हिम्मत अब टूट गई थी, पर वो भागा नहीं। उसे लगा जैसे अब भागने से कुछ नहीं होगा। उसने सूरज के ट्रक का दरवाजा खोला, सीट पर लाश को धकेला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने स्टीयरिंग व्हील को थामा। ठंडा लोहा उसकी हथेलियों में पसीने से चिपक गया। सामने हेडलाइट में जंगल की पगडंडी किसी नरक के दरवाजे जैसी लग रही थी। उसने गहरी सांस ली, क्लच दबाया और सूरज की लाश सीट पर हिलती रही। पर अब उसकी आंखें बंद थीं, मानो वो अपनी मंजिल के पूरे होने का इंतजार कर रहा हो। ट्रक अब धीरे धीरे उस जंगल में घुस रहा था जहां कभी सूरज का ट्रक खाई में गिरा था। मनोज की आंखों में डर के साथ साथ पश्चाताप भी था, पर उसे पता था कि अब लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। जंगल की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। उन पर उलझे बाल लटकते जा रहे थे, जैसे चुड़ैल हर मोड़ पर उसका स्वागत कर रही हो। अचानक एक तीखा मोड़ आया। ट्रक की हेडलाइट ने दिखाया कि आगे वो पुराना टूटा पुल है, खाई के उस पार सूरज की अधूरी मंजिल। मनोज के पसीने की बूंदें अब लहू जैसी लगने लगी थीं। उसने ब्रेक पर पैर रखा, पर ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक अब उसी रफ्तार से खाई की तरफ बढ़ रहा था। हेडलाइट की रोशनी में वो सफेद चुड़ैल पुल पर बैठी दिखी। उल्टी तरफ से उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी, आंखें चमक रही थीं। गांव के बूढ़े कहने लगे कि जिसने सूरज की ट्रक की हड्डियां बेची थीं, वो अब उसी के इंजन में जिंदा जल रहा है। खाई के पास बने पुराने कुएं के चारों तरफ लाल धागों और नींबू मिर्च की टोटकियां लटकाई जाने लगी। पर सब जानते थे कि जिस पाप को ट्रक की लोहे की छाती में कैद किया गया है, वो अब इस जंगल में हवाओं के साथ सरसराएगा। उधर उसी रात खाई की मिट्टी में जबरदस्त हलचल हुई थी। मनोज का जिस्म आधा कीचड़ में, आधा ट्रक के नीचे दबा था। उसकी हड्डियां टूटी थीं, पर सांसें पूरी तरह नहीं थमी थीं। उसके कानों में सूरज की सड़ी हंसी अब भी गूंज रही थी। अब तू भी चल इस छलावे की ड्राइव। मनोज की खुली आंखों में जंग लगा ट्रक घूम रहा था। इंजन अब भी कभी कभी खरखराता और फिर अचानक किसी और की आवाज बन जाता। जंगल में कहीं दूर उसी चुड़ैल के उलझे बाल अब सूखी डालियों में उलझे थे, पर उसकी आंखें इस बार सीधे मनोज के चेहरे पर टिकी थीं। उसे दिखा, चुड़ैल की जीभ अब और लंबी थी, काले नाक की तरफ फुफकारती हुई, जो मनोज के पाप को चाटने आई थी। उसने घुटनों के बल खींचते हुए मनोज के चेहरे पर अपनी छाया डाली। उसकी गंध इतनी तीखी थी कि मनोज की आंखों से पानी बहने लगा। चुड़ैल के होंठ हिले। अब तू इस जंगल का नया ट्रक ड्राइवर है। अब तेरा ट्रक ताजा लाशों से भरेगा। मनोज ने पहली बार अपने टूटे होंठों से फुसफुसाकर कहा, मुझे छोड़ दे, मैंने गलती की थी, मैं लौटना चाहता हूं। पर उसके शब्द पेड़ों में उलझकर गुम हो गए। हवा में छुपे छलावे ने उसकी सांसों को जैसे लौटा दिया। अगले पल मनोज के शरीर में एक झटका आया। टूटे हाथों ने ट्रक का टूटा दरवाजा थामा। लहूलुहान उंगलियों ने स्टीयरिंग की जंग को पकड़ लिया। इंजन बिना चाबी के फिर गरजा। पर अब ये आवाज इंजन की नहीं थी, ये उन आत्माओं की हंसी थी जो सूरज से लेकर अब तक इस जंगल में फंसी थी।
जंगल के भीतर सुनसान पगडंडी फिर खुल गई थी। जर्जर ट्रक उस पर धीरे धीरे घिसटता हुआ चला। बोनट के ऊपर वही चुड़ैल उल्टी लटक गई थी। उसके उलझे बाल ट्रक की हेडलाइट पर झूल रहे थे। कभी वो बोनट से छलांग लगाकर खिड़की पर चढ़ जाती, कभी शीशे पर अपनी सड़ी हथेलियां पटकती। मनोज का चेहरा अब इंसानी नहीं था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं बचा था, बस एक प्यास थी, पाप को पूरा करने की प्यास। ट्रक की हेडलाइट ने जंगल के बीच एक छोटा सा मंदिर दिखाया। बरसों से वीरान पड़ा, उसमें कोई चिराग नहीं जलता था। कहा जाता था कि इसी मंदिर के पिछवाड़े सूरज का शव सबसे पहले खाई में धकेला गया था। मनोज के ट्रक ने मंदिर के सामने ब्रेक मारे, पर ब्रेक की चीख में लोहा नहीं, आत्माओं की सिसकी थी। मनोज ने खिड़की से झांका। मंदिर की दीवारों पर लाल खून से फिर वही लफ्ज लिखा था, यहां लौटकर मत आना। मनोज ट्रक से उतरा। उसकी चाल अब किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसके कंधे पर सूरज का ताबीज अब उल्टा झूल रहा था। उसके पैरों के निशान मिट्टी पर चलते जाते, लेकिन अगले ही पल मिट्टी में घुल जाते, जैसे कोई पीछे सबूत मिटा रहा हो। मंदिर की दीवार से टपकते खून की बूंदें उसे अपने पापों की याद दिला रही थीं, लेकिन अब वो डर नहीं रहा था। उसने अपनी जेब से एक लोहे का पुराना पुर्जा निकाला, वही सूरज के ट्रक का आखिरी हिस्सा जो उसने बेचा नहीं था। उसने उसे मंदिर की देहरी पर रखा और फुसफुसाया, अब यह चक्र पूरा हुआ। मंदिर की घंटी बिना छुए अपने आप बजने लगी। जंगल में हवा तेज हुई, डालियां हिलने लगी। चुड़ैल की हंसी उस गूंजती घंटी में बदल गई। पत्तों के झुरमुट से सैकड़ों परछाइयां निकली, जैसे खून के प्यासे पिशाच अपने नए ड्राइवर को सलामी दे रहे हों। मनोज ने गर्दन मोड़कर देखा, उसका ट्रक अब खाली नहीं था। केबिन में सूरज के साथ साथ कोई और भी था। पुराने मर चुके ड्राइवर, जिनके हाथ ट्रक के शीशे पर खून से रेंगते जा रहे थे। इंजन फिर गरजा और इस बार जंगल के उस पार एक नई सड़क खुल गई। कहते हैं उस रात से आज तक कभी कभी वो जंग लगा ट्रक इस वीरान मंदिर के पास से गुजरता है। उसकी हेडलाइट उन पेड़ों के बीच अजीब रोशनी छोड़ जाती है। कोई देखे तो उसे लगता है कि स्टीयरिंग पर कोई आदमी बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर इंसानी मांस नहीं, राख लिपटी होती है। ट्रक की बॉडी पर उलझे बाल चिपके रहते हैं और बोनट पर बैठी चुड़ैल अपनी जीभ से उन बालों को चाटती रहती है। जंगल के बीच वो वीरान मंदिर अब भी खड़ा था। दीवारों पर ताजे खून की धारियां जम चुकी थीं। रात के वक्त गांव के बुजुर्ग दूर से उस मंदिर को देखकर अपने बच्चों को डांटते, इधर मत जाना, वो खाई का ट्रक यहीं घूमता है। पर बच्चों को क्या पता कि यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि एक खुला सच है। मंदिर के पिछवाड़े से एक पगडंडी अब भी खाई तक जाती थी और वहीं पर खाई में आधा धंसा वो जर्जर ट्रक कई रातों से फिर से हिलने लगा था। मनोज अब इंजन में कहीं घुल गया था। सूरज की राख, मनोज की टूटी हड्डियां और उस चुड़ैल के उलझे बाल अब एक साथ ट्रक के बोनट में पल रहे थे। गांव का एक नया ट्रक ड्राइवर, नाम था कन्हैया, उसने गांव में शेखी बघारी कि वो सूरज और मनोज की तरह डरपोक नहीं है। उसका कहना था कि जंगल के उस खंडहर मंदिर के पास जो ट्रक खड़ा है वो बस एक लोहा भर है, उसे खींचकर कबाड़ में बेच देगा। वो जानता नहीं था कि उस ट्रक की चाबी किसी इंसान के हाथ में नहीं है। वो ट्रक खुद अपनी चाबी चुनता है, अपने नए ड्राइवर को अपने लोहे में बंद करता है। कन्हैया ने अपने साथ गांव के 3-4 लड़के लिए एक पुरानी चेन पुल्ली, एक ट्रैक्टर और बोतलों में दारू लेकर रात के अंधेरे में उसी मंदिर के पिछवाड़े जा पहुंचा। हवा एकदम ठहरी हुई थी, मंदिर की घंटी बंधी थी, मगर फिर भी वो बिना छुए रह रहकर हिल जाती थी। कन्हैया ने साथियों को मजाक में कहा, देखना रे, सूरज मनोज की चुड़ैल मुझे देखेगी तो अपने आप भाग जाएगी। पर उसके शब्द मंदिर की दीवारों पर जैसे गूंज कर लौट आए। भाग जाएगी, भाग जाएगी। ट्रक खाई में आधा दबा था। बोनट पर चुड़ैल के उलझे बाल अब सूखे पत्तों में लिपटे थे, मगर उसमें से कोई गंध अब भी उठ रही थी, एक सड़ी गीली मांस की बू जो मिट्टी में रची बसी थी। कन्हैया ने बोतल से एक घूंट पिया और ट्रक के बोनट पर चढ़ गया। उसने खींचकर उस उलझे बालों का गुच्छा फेंक दिया। वो हंसते हुए बोला, कहाँ है वो मनोज, कहाँ है सूरज, आओ तो सही। बाकी लड़के घबराकर पीछे खड़े थे, पर कन्हैया की आवाज खाई में गूंज। अचानक ट्रक की हेडलाइट बुझी बुझी चमकने लगी,
जैसे भीतर से कोई आंख खोल रहा हो। इंजन की जंग लगी सिलेंडर में एक फुसफुसाहट उठी। चल कन्हैया, अब तू भी चला। कन्हैया का माथा ठंडे लोहे से सट गया। उसे महसूस हुआ कि बोनट के अंदर कोई उसके कान में सांस ले रहा है। उसने झटके से खुद को पीछे खींचा, पर ट्रक का बोनट अपने आप खुल गया। भीतर इंजन नहीं, काले बालों और राख का एक सड़ा हुआ गुच्छा धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ सूरज की हंसी और मनोज की सिसकी उसमें से बाहर आती थी। कन्हैया के बाकी साथी भागने लगे, पर पगडंडी अब उनको वापस उसी खाई के किनारे पर घुमा देती। एक लड़का मंदिर के दरवाजे तक भागा, पर वहां दीवारों पर हथेलियों के ताजा निशान उभर आए, मानो किसी ने दीवार फाड़ दी हो और अंदर से एक डरावनी आंख झांक रही हो। खाई के नीचे ट्रक ने अपनी इंजन की खरखराहट को हवा में घोल दिया। कन्हैया अब खुद को खड़ा नहीं कर पा रहा था। उसके पांव मिट्टी में जैसे जड़ हो गए थे और उसके कानों में चुड़ैल की वही आवाज गूंजने लगी, तू भी सूरज की तरह, तू भी मनोज की तरह। अचानक ट्रक के दरवाजे अपने आप खुले। कन्हैया ने देखा कि ड्राइविंग सीट पर सूरज की परछाई थी, पीछे मनोज की राख। वो दोनों अब आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों से काला पानी बह रहा था। बोनट से बालों का गुच्छा फुफकारते हुए खिड़की के भीतर घुस गया। इंजन गरजा और वो पुराना ट्रक खाई से निकलकर पगडंडी पर चढ़ गया। मिट्टी और पत्थर टूटने लगे, मगर ट्रक ने रफ्तार पकड़ ली। कन्हैया की चीख उस रात जंगल में सैकड़ों पेड़ों से टकराकर गुम हो गई। लोग कहते हैं कि उस रात से गांव में एक और ट्रक ड्राइवर का नाम मंदिर की दीवारों पर खून से लिखा गया, कन्हैया। अब जब कोई इस सुनसान सड़क से रात के वक्त गुजरता है, दूर से ट्रक की हेडलाइट दिखती है। इंजन की खरखराहट पेड़ों के ऊपर उड़ती है। कोई बोले तो उसे लगेगा कि स्टीयरिंग पर 3 चेहरे झलकते हैं, सूरज, मनोज और अब कन्हैया। और बोनट पर चुड़ैल उल्टी लटकी हंसती है। उसकी हंसी हवा में उलझकर किसी नए शिकार को खींच लाती है। खाई के उस पार गांव में अब कोई उस मंदिर वाली पगडंडी की तरफ नहीं जाता, लेकिन लोभ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। गांव के पास ही एक नई कंस्ट्रक्शन साइट लगी थी। एक बड़ा हाईवे बनने वाला था। नई सड़क के ठेकेदार ने पुरानी खाई और जंगल को काटने का प्लान बनाया। रात के वक्त बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें लाई गईं ताकि खाई की मिट्टी हटाकर सीधी सड़क निकाली जा सके। उन मशीनों के इंजन गरजते रहे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस मिट्टी के नीचे लोहे का वो ट्रक अपनी आंखें खोले भूखा बैठा है, 3 आत्माओं की जुगलबंदी के साथ। उस रात जब जेसीबी का ड्राइवर रामू अपनी मशीन लेकर खाई की मिट्टी हटाने लगा, तो उसे मिट्टी में से जंग लगी खिड़कियां दिखीं। कुछ मजदूर डर गए, बोले, भाई ये तो वही पुराना ट्रक होगा, मत छेड़ इसे। लेकिन रामू ने शराब के नशे में हंसते हुए सबको डांट दिया, तुम सब बेवकूफ हो, इस कबाड़ को बेच दूंगा, 4 पैसे आ जाएंगे। रामू ने जेसीबी का पंजा खाई में डाला। मिट्टी के साथ ट्रक का बोनट खींचकर बाहर निकला। हेडलाइट के शीशे टूट चुके थे, पर अंदर कोई हल्की सी चमक अब भी थी। रामू ने जब बोनट के अंदर देखा तो उसे लगा जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसने मजाक में खाई में थूक दिया, अबे सूरज, मनोज, मुझे भी पकड़ोगे? आओ तो सही। अगले ही पल ट्रक की खिड़की से एक बालों का गुच्छा निकला, सूखी डालियों में उलझा, काला और चिपचिपा। बालों के सिरों पर लहू की बूंदें टपकी। मजदूर चीख पड़े। रामू ने जेसीबी का दरवाजा बंद कर लिया, मगर इंजन की आवाज अब उसकी जेसीबी से नहीं, ट्रक के अंदर से आने लगी थी। वो पुराना इंजन फिर से गड़गड़ाया, जैसे तीनों आत्माएं एक साथ गरज रही हों। रामू की जेसीबी के पहिए खुद ब खुद पीछे जाने लगे। उसके हाथों ने स्टीयरिंग पकड़ना चाहा, मगर स्टीयरिंग पर कोई ठंडा हाथ पहले से ही रखा था। उसने कांच से बाहर देखा। ट्रक के बोनट पर वही चुड़ैल अब उल्टी लटकी थी। उसकी उलझी जुल्फें बोनट से लटककर जेसीबी के शीशे तक पहुंच गईं। उसकी आंखें सीधी रामू की आंखों में घुसीं। चल, अब तू भी चला। रामू की चीखों ने रात के सन्नाटे को काट दिया। मजदूर भागे, लेकिन कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। वो देख रहे थे कि जेसीबी खाई में नहीं, उल्टा ट्रक के पीछे पीछे पगडंडी पर चलने लगी थी। ट्रक का इंजन रफ्तार पकड़ता गया। खड़खड़ाहट अब पेड़ों की शाखाओं को चीरती थी। रामू की आंखों में खून उतर आया था, जैसे वो जिंदा इंसान न होकर सूरज, मनोज, कन्हैया की आत्माओं के पिंजरे में कैद हो गया हो।
चुड़ैल बोनट से सरक कर खिड़की पर चढ़ गई। अपनी जीप को कांच से घसीटते हुए उसने रामू के कान में कहा, अब तू चौथा ड्राइवर है, इस छलावे की गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। रामू ने बचने की कोशिश की। उसने ब्रेक पर पैर मारा, लेकिन जेसीबी के पहिए ट्रक के पहियों से बंध गए थे। अब दोनों मशीनें एक दूसरे से लिपटी हुई जंगल की पगडंडी पर घिसट रही थीं। पत्तों पर चटकती खून की लकीर बन रही थी। हर पेड़ की शाख पर बाल उलझ रहे थे। खाई की मिट्टी अब नाली बनकर बह रही थी और उसमें ताजे खून की बू भी घुल गई थी। गांव वालों को अगले दिन खाई में कटी फटी जेसीबी मिली। उसके दरवाजे के शीशे अंदर से खून से लिथड़े हुए थे, लेकिन रामू का शरीर कहीं नहीं था। मिट्टी पर जूते के निशान भी आधे रास्ते में गुम हो जाते थे, जैसे कोई उसे खींचकर उसी ट्रक की पेटी में बांध ले गया हो। मजदूरों ने काम बंद कर दिया। हाईवे का प्लान रुक गया, लेकिन जंगल के बीचों बीच वो जंग लगा। ट्रक अब और भी ज्यादा जाग गया था।